द प्रिंट सॉफ्ट कवर के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मुरारी। आज इस हफ्ते जब हम किताब की बात कर रहे हैं, उस किताब को लिखा है अकु श्रीवास्तव जी ने। और वो किताब जो है वो बेहद ही दिलचस्प विषय पर है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का उभार कैसे हुआ, कौन कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जन्म का क्या कारण रहा है। इस पर उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखा है जिसका टाइटल है सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों की। रीजनल पार्टीज कैसे काम करती है, उनका इतिहास कैसा रहा है, इस पर उन्होंने किताब लिखी है ये। और ये बहुत ही पठनीय किताब है। इस पर हम लेखक से सीधे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने जो लिखा है इस किताब में उसमें क्या क्या है। उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण दिए हैं, काफी उन्होंने रेफरेंस दिए हैं किताब में। उन सभी बातों पर हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि जब क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ तो आपने अपनी किताब में लिखा है कि आजादी जब मिली भारत को उसके बाद ही क्षेत्रीय पार्टियां पनपने लगी। लेकिन उसके बाद देखा गया कि लगभग जब नेहरू का युग था उसमें बहुत समय तक, लगभग 1.5 दशक से ज्यादा का समय जो था उसमें नेहरू ही छाए रहे, यानी कि कांग्रेस ही छाई रही। तो उस दौर में आप कैसे देखते हैं कि रीजनल पार्टी का क्या स्वरूप उस समय था? और जब आप ये लिखते हैं कि 1967 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें रीजनल पार्टीज का प्रभाव काफी बढ़ा 1967 के चुनाव के बाद, तो इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? तब तक रीजनल पार्टीज क्यों नहीं उभरी कांग्रेस के समय? क्या नेहरू का ऑरा उतना बड़ा था कि कांग्रेस के अलावा लोगों ने बाकी चीजों को, बाकी दलों को स्वीकार नहीं किया, या कोई और अन्य कारण थे इसके पीछे? देखिए, बहुत बहुत आभार आपका, द प्रिंट का, ये जिन्होंने एक किताबों के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब जहां तक आपके मूल सवाल का जवाब है, तो एक तरीके से तो आप ये देखिए कि आजादी के पहले से भी आज की तारीख में भी दो पार्टियां ऐसी हैं जो आजादी के पहले की, एक अकाली दल और दूसरी नेशनल कांग्रेस, वो पहले से काम कर रही थी जी। फिर उसके बाद जो पार्टियां थी भी, वो नेहरू जी का आभा मंडल इतना बड़ा था कि उसमें समाई काफी पार्टियां। और तो और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको भारतीय जनता का जनक माना जाता है, और वो तक जो है वो उनके मंत्रिपरिषद में शामिल हुए। वो बात दूसरी की बाद में अलग हुई। तो नेहरू का आभा मंडल जो है वो उनके जीवित रहने तक काफी चला, काफी रहा। और अगर आप देखेंगे तो समाजवादी आंदोलन के जनक जितने थे वो उनके साथ थे, राम मनोहर लोहिया उनके साथ थे। और बाद में जब उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी का दौर आया, और इंदिरा गांधी के दौर में भी आप देखेंगे कि काफी हद तक उनको सफलता मिली। लेकिन धीरे करके जो क्षेत्रीय जब पनपे तो उसके पीछे जो लोग थे, क्षत्रप थे, जिन्हें मैं ज्यादा अच्छा शब्द मानता हूँ, विभिन्न हिस्सों के, देश के विभिन्न हिस्सों के जो क्षत्रप थे, जब उनकी इच्छाएं बढ़ी हैं, उनका अपना उनको लगा कि उनकी जनता की इच्छाएं को की पूर्ति छोटे दल कर सकते हैं, और तब से वहां से शुरुआत हुई। और 67 आने तक ऐसे हालात हो गए कि 8 राज्य उनके हाथ से, कांग्रेस के हाथ से निकल गए। और क्षेत्रीय दलों का एक बहुत बड़े स्तर पर काम शुरू हुआ। उस बीच में हो चुका था, सबसे पहले आपको पता ही होगा जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसमें आंध्रा से उसकी शुरुआत हुई, और फिर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, और फिर धीरे करके संख्या बढ़ानी पड़ी। महाराष्ट्र को का जो विस्तार मुंबई नाम से जो था उसके टुकड़े हुए, फिर और जगह बनी। उसी तरीके से साउथ में भी हुआ, और इधर नॉर्थ के सिलसिले तो बाद में शुरू हुए, लेकिन नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया के सिलसिले बाद में शुरू हुए, लेकिन उस तरफ पहले शुरू हो गए, और एक क्षेत्रीय दलों का विस्तार तेजी से होता रहा। उत्तर भारत में मैं कहूंगा तो वो जैसे भारतीय क्रांति दल,
चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी करती थी, उससे चीजें शुरू हुई और उसी ने सत्ता पलट भी जो है वो 67 के दौर में की थी, स्टेट के हिसाब से। जी जी सर। सर लेकिन देखा गया कि जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, उसके बाद से ही क्षेत्रीय पार्टियों का ज्यादा उभार हुआ। और इसके पीछे क्षेत्र आपने लिखा भी है किताब में, और ये फैक्ट भी है कि क्षेत्रीय पार्टियां जब बनती है तो कोई एक क्षेत्रीय अस्मिता लेकर बनती है, कोई सांस्कृतिक अस्मिता लेकर बनती है। चाहे शिवसेना की बात हो, चाहे चाहे राष्ट्रीय जनता दल जब बनी तो उसने भी एक सामाजिक न्याय को लेकर उसने बात की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, जो जनता है, वो गोलबंद हो सके। तो क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर जब ये पार्टियां बन रही थी, तो उस दौरान के समय को आप कैसे देखते हैं? क्या एक क्षेत्रीय पार्टी होने के लिए जरूरी है कि एक क्षेत्रीय अस्मिता, एक कॉमन प्रोग्राम स्टेट लेवल पे जरूरी है किसी पार्टी के लिए? देखिए, ऐसा है, क्षेत्रीय पार्टी जब आप बनाने की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें शामिल हो जाती है अस्मिता उसकी, क्योंकि आप उभार कैसे करेंगे अगर आप, मैं बहुत पीछे ना जा करके अभी के उदाहरण पे, जो अंतिम राज्य आपने जोड़ा है भारतीय गणराज्य में, उसमें आप अंतिम राज्य क्या था? अंतिम राज्य तेलंगाना था। तो तेलंगाना को अगर आप देखेंगे तो 2000 में उसकी युद्ध की शुरुआत होती है और वो बहुत जल्दी, यानी कि कुछ ही साल में, 14 साल में उसको अपनी परिणति मिल जाती है। तो वो परिणति करने के लिए केसीआर ने क्या नहीं किया, कभी सरकार में आए, कभी नहीं आए, फिर क्योंकि तेलंगाना का एक अलग इतिहास रहा है, एक अलग अस्मिता रही है और उस अस्मिता को वो लेकर के लड़े। उन्होंने कांग्रेस के साथ लड़े, कांग्रेस का विरोध किया। कांग्रेस का अब जो हालत है वो तो ये है कि बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। राहुल गांधी वहां जाके कहते हैं कि कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि केसीआर के साथ समझौता तक करें। इस हद तक है वो, इस हद तक दुश्मनी है। और उन्हीं केसीआर से भारतीय जनता पार्टी की भी उतनी दुश्मनी है। उनको डर लगता है कि क्या, तो वो एक सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आप किसी स्टेट की अस्मिता को ध्यान में रख करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आप हक को पा सकते हैं। और उसके लिए साम दाम दंड भेद होते हैं। फिर उसके बाद आप 2000 में जब आ जाते हैं, तो जब आपको उत्तराखंड बना था और राज्य जब बने, तो उसमें किस तरीके की लड़ाई हुई, लंबी लड़ाई उत्तराखंड के लिए हुई। तो इधर से देखने में ज्यादा आसानी होगी आपको, उसको समझने में युवा साथियों को ज्यादा आसानी होगी। और पीछे के जितने भी इतिहास हैं, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जब हैदराबाद से जो सिलसिला शुरू हुआ था राव साहब के की भूख हड़ताल के बाद में, उस कारण से बहुत सारे राज्यों की रूपरेखा बदली और मध्य प्रदेश छोटा हुआ, फिर छत्तीसगढ़ बना, फिर बिहार का मामला अगर आप देखेंगे तो झारखंड जिस हालात में बना, उसके लिए कहाँ कहाँ से टुकड़े अगल बगल से भी लिए गए। तो वो एक अलग कहानी थी। और इस सिर्फ क्षेत्रीय अस्मिता का खेल नहीं, सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक न्याय और जाति का खेल दूसरा शुरू हुआ। सामाजिक न्याय का खेल इतना बड़ा नहीं था, वो एक जाति विशेष ज्यादा था, जिसमें सामाजिक न्याय का एक गोल डाला गया और मिला करके किया गया। लेकिन जाति विशेष का ज्यादा रहा। जाति विशेष को, क्योंकि वो जब वीपी सिंह का आंदोलन हुआ, मंडल वाला आंदोलन हुआ, वीपी सिंह का उसको प्रसाद मिला और उसके बाद लोगों की और ख्वाहिश बढ़ी। समाजवादी पार्टी पहले बन चुकी थी, उसी दौर में, वीपी सिंह के दौर में बनी, और फिर उसके बाद आरजेडी का बनना। तो आरजेडी और जब समाजवादी पार्टी बनी, तो वो जो सामाजिक न्याय का जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो लोग जुड़े हुए थे, वो एक वॉरियर कौम की तरीके से सामने आए। उन्हें पहले उतना नहीं मिला था और फिर यादव समुदाय को एक वो वॉरियर कौम की तरीके से सामने आए और उन्होंने वो फिर सत्ता पे एक बड़े हिस्से में उनका हक था, वोट का हक था, फिर सत्ता पे बड़ा हिस्सा पे हुआ, तो वो एक क्षेत्रीय पार्टी बन गए। तो क्षेत्रीय पार्टी के साथ वो क्या हुआ, वो परिवार की पार्टी भी बन गया। आज स्थिति आप देख लीजिए आरजेडी की, समाजवादी पार्टी की, वो क्या परिवार से अलग कुछ हो पाते हैं?
बात तो कांग्रेस के लिए की जाती है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस में तो फिर बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ परिवार की पार्टी हो जाती है। और परिवार की पार्टी एक नहीं होती, फिर एलजेपी भी हो जाती है। परिवार की पार्टी एक नहीं होती है। शिवसेना जिसका इतना बड़ा आधार है, शिवसेना पार्टी परिवार की नहीं थी मूल रूप से। अगर आप देखें, शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी से पुरानी पार्टी है। वो एक हिंदुत्व के नारे की पार्टी थी, वो एक मराठी मानुष के नारे की पार्टी थी, और लेकिन नियंत्रण पूरा वहां का था। और अब जो हालात है वो दूसरे हो गए। वो एक अब स्थितियां बाद में पता लगेंगी, उसका डेवलपमेंट बाद में पता लगेगा, लेकिन जाति आधारित पार्टियां ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से उसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। लेकिन सर, जब आपने किताब में भी लिखा है और ये बहुत ही हद तक सच भी है कि कांग्रेस से ही जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं लगभग, जो खासकर उत्तर भारत की पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस से ही टूटकर वो लगभग बनी है पार्टियां। चाहे 1967 में जब पार्टी टूटी, तब उसके बाद जो पार्टी सोशलिस्ट पार्टी वहीं से निकली है। बिल्कुल। आप, और ये मैंने उसे बरगद नाम दिया है उसका। वो जी जी बिल्कुल। देखिए, इस किताब के 5 हिस्से रखे गए हैं। एक जो क्षेत्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, एक तो पहले एक पूरा लेख है, उसमें 5 एक तरीके के, जो डिफरेंट तरीके के हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां क्या हैं, फिर इनकी स्थितियां क्या हैं, किस तरीके के डेवलप हुए हैं वो हैं, और उसमें आगे किस तरीके की संभावनाएं देख रहे हैं। फिर उसके बाद में उन पार्टियों का स्टेट वाइज उसकी जो विधानसभा में विधायकों की संख्या है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू करते हैं तो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, ये राष्ट्रीय लोकदल है, और छोटे छोटे और दल है। और इस बार के चुनाव में तो आपने देख लिया छोटे छोटे दलों का खेल कितना बड़ा था। तो उसके चक्कर में तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी बड़ी पार्टी को भी आना पड़ा, और वोट बैंक जोड़ने की रणनीति के तहत पूरा हुआ। तो वो जो क्षेत्रीय दल भी बने, जिनकी एक अलग किस्म की न्यूसेंस वैल्यू होती है, एक उनकी अलग किस्म की आक्रामकता होती है। और आज चाहे वो किसी भी समाज के नाम पर जो पार्टियां जो बनती हैं या बनी हैं, चाहे वो केवट के हिसाब से बनी हो, चाहे वो इनकी अरे क्या नाम है, राजभर की पार्टी बनी हो, या महान दल बनी हो, तो ये सिर्फ जातियों की पार्टियां हैं। बिहार में चले जाइए तो पता लगता है कुर्मी, तो वैसे कहने के लिए लोगों को खराब लगेगा, आरजेडी के बाद नीतीश किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे वो हो जाता है। उन्होंने अपना आधार जरूर बड़ा किया और निश्चित रूप से उन्होंने सफलता पाई। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या किया, वो कुशवाहों की और कुर्मी कोयली की पार्टी हो गई। तो वो एक हिस्सा है। उसके बाद में आपको और हमने इतिहास के तौर पर भी देखा है उसको। उसके बाद में हमने भविष्य का भी उसमें दिखाया है कि भविष्य में क्या क्या हो सकता है और देश की राजनीति में क्या हो सकता है। और एक अतिरिक्त चैप्टर करके है जिसमें निशान है, संख्याएं हैं, वो है पूरा। तो लगभग 375 पेज की ये पुस्तक है, प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित की है। बहुत अच्छे थे, मुझे खुद कहने में अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे थे। और कवर खासतौर से बहुत अच्छे मनोज सिन्हा जो इलस्ट्रेटर हैं, उन्होंने बहुत आकर्षक कवर डिजाइन किया है। अंदर कार्टून है इरफान के, इलस्ट्रेशन है इरफान के, तो वो सब एक मिला जुला रूप है। अब जी, जैसे कि ये आपने देखा है। सर, मेरा यही सवाल है कि क्षेत्रीय दल जो है वो राज्य स्तर तक अपना सीमित रहते हैं, लेकिन बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां, जो इतिहास कहता है वो यही है कि क्षेत्रीय पार्टियां होते हुए भी केंद्र में दबदबा उन्होंने बना के रखा कि केंद्र की राजनीति भी तय करती रही। चाहे एनसीपी हो, चाहे राजद का भी जो 1995 से लेकर 2000 तक के बीच का समय है, इन पार्टियों ने, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान हो, इन्होंने केंद्र में भी दबदबा बना के रखा और केंद्र की भी राजनीति तय की। तो उस स्तर पर एक क्षेत्रीय पार्टी कैसे केंद्र में भी दबाव बना के रखती है, उस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? और क्या अभी के समय में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी अकेले ही बहुमत खुद से ही ला पा रही है, तो उसके लिए कितना जरूरी हो चुका है कि वो क्षेत्रीय पार्टियों को भी साथ ले? क्योंकि उसको पता है हम अपने दम पे भी ला सकते हैं बहुमत, लेकिन फिर भी वो क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ ला रही है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक होगा, क्या रीजनिंग होता होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? एक बड़ी रोचक बात निकल के आ रही है
जी। कहने को तो देश में 8 दल राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय दल, जिसमें कि टीएमसी भी शामिल है, जी, जिसमें कि संगमा की भी पार्टी शामिल है, पीए संगमा की नॉर्थ पार्टी। ईस्ट में जिनका बहुत छोटा सा आधार है, और अगर उनके टोटल वोट बैंक जोड़ लिए जाएं तो किसी भी नॉर्थ रीजन की एक बड़ी सीट के बराबर टोटल उतने वोट होंगे। लेकिन वो नेशनल पार्टी है, क्योंकि नेशनल पार्टी की जो नियम है हमारे, वो अजीबोगरीब तरीके से है कि या तो 6% वोट हो आपके लोकसभा में, या 4 सांसद हो, या कुछ और। अब आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सत्तारूढ़ अकेली है, लेकिन वो राष्ट्रीय दल आज की तारीख में नहीं है। एनसीपी राष्ट्रीय दल आज की तारीख में है, क्यों? क्योंकि उसके सांसदों की संख्या ज्यादा है। तो मैंने इस किताब में ये लिबर्टी लेते हुए इनको, इन दलों को, जिसमें टीएमसी भी शामिल है, इनको एक क्षेत्रीय दल की तरीके से ही ट्रीट किया है, ना कि इनको एक राष्ट्रीय दल की। तो हम, क्योंकि इनकी पहचान क्षेत्रीय दलों से है, जैसा कि आपने बताया और बिल्कुल सही फरमाया कि ये दौर पहले से ही शुरू हो गया। शुरू में थोड़ा 70 के दशक में आया तो थोड़ा सा नजर आया आपको, जब जनता पार्टी की सरकार, और उसके पहले, फिर उसके बाद में 80 के दशक के अंत में, और जिसमें 3 बड़े आपको मतलब जो सांसद आपको दिखे, सांसद कह रहे हैं, प्रधानमंत्री शुरुआत के दौर में दिखे। वीपी सिंह को अगर आप ना भी माने तो देवगौड़ा, गुजराल, चंद्रशेखर, ये सब उसी की उत्पत्ति रहे। फिर उसके बाद में अब जो सबसे बड़ा खेल है, जो अब उत्पत्ति क्या, अब वो कुर्सी पर पहुंचने की चाहत जो है, वो ममता बनर्जी को जो है वो गोवा ले जाती है, जहां उनका कोई आधार नहीं होता है। ममता बनर्जी त्रिपुरा जाती है, जहां थोड़ा बहुत आधार होता है। आपको किसी की इच्छाओं को रोक तो है नहीं, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में है, तो उसकी निश्चित रूप से इच्छा होगी कि वो गुजरात भी जाए, मध्य प्रदेश भी जाए। वो अभी हाल में उन्होंने उत्तराखंड भी गए, हिमाचल भी जाना चाहते हैं, हरियाणा भी जाना चाहते हैं। रिजल्ट क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। जी, और जो लास्ट इलेक्शन हुआ था 2019 का, उसमें भी 12 करोड़ से ज्यादा वोट खुद कांग्रेस को मिले। 12 करोड़ वोट मिले हैं सर। 22 करोड़ वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को प्लस मिले हैं, 22 करोड़ प्लस, तो कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिले हैं, कम नहीं है वो। कांग्रेस का आधार अभी भी हर जगह पर है। वो बात दूसरी। अब लेकिन कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी मजबूरी आ गई है वो ये है कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को जगह देने के नाम पर और वहां से भाजपा को हटाने की कोशिश में अपना नुकसान बहुत बड़ा किया। और उससे क्या हुआ कि अपनी जमीन खिसकती गई, और उस जमीन को कोई एक राज्य ऐसा नहीं है, कोई एक राज्य ऐसा नहीं है जहां पर उसने वापस लिया हो। ये प्रक्रिया की शुरुआत साउथ से शुरू हुई। आप सोचो, जहां द्रमुक के साथ में उसका बंधन रहा है, गठजोड़ रहा है, और फिर यूपी में आ जाइए, बिहार में आ जाइए, कहाँ उनकी स्थिति है। तो आज की तारीख में तो गिनना मुश्किल होगा कि कांग्रेस कहाँ कहाँ लड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि संख्या उनकी है, अभी भी है, आज की तारीख में भी है, लेकिन डायरेक्ट फाइट में हो सकती, मतलब स्थितियां हो सकती हैं। अब यही होगा कि 543, क्योंकि बात पूरी की पूरी 543 सीटों को लेकर के हो जाती है। स्टेट में तो सब लोग कर लेते हैं, यहां तक कांग्रेस तैयार थी कि चलो स्टेट तुम हमसे ले लो, लेकिन केंद्र में तो आ जाओ। लेकिन फिर इच्छा, लालच सब बहुत बड़ा बढ़ जाता है लोगों का, और वो इच्छा लालच जब बड़ा बढ़ जाता है तो उसमें स्थितियां दूसरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस ने अपना आधार खोया है। आधार जमाने की कोशिश बहुत सारी, जैसे अभी प्रियंका गांधी ने की, और अच्छी कोशिश थी, बहुत मतलब हो सकता था, लेकिन एक संपूर्णता का अभाव उसमें था, जिस वजह से उनका वोट बैंक अब 2 दशमलव कुछ पे रह गया है, जो 7 पे हुआ करता था। तो वहां उनकी समझ में नहीं आ रहा है अभी कि कहाँ क्या करना है। तमाम पेशकश हो चुकी, प्रशांत किशोर आ गए, उन्होंने अपना सब कुछ पेश कर दिया कि ऐसे किया जाता, वैसे किया जाता, लेकिन तब लगता है उसको, कांग्रेस को, कि हमारी ऊपरी सत्ता, उसका क्या होगा, वहां पे लोग हमें मानने वाले होंगे नहीं होंगे। और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। वो ये है कि कांग्रेस में कोई भी बड़े छत्रप जितने भी हैं, राज्यों के छत्रप के नेता,
चाहे एक जमाने में अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो अब छत्तीसगढ़ वाले हो या राजस्थान में हो, कोई नहीं चाहता है कि कांग्रेस की अध्यक्ष पद पर या सुप्रीम पद पर गांधी परिवार के अलावा कोई बैठे। क्यों? वो इसलिए कि वो उसके बैठते ही उनकी स्थिति छत्रप की नंबर 3 की हो जाएगी, जो अभी 2 की जी। लेकिन क्षेत्रीय दलों का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक जाएंगे ये। अब वो अगर मिलकर के काम करें तो जरूर भारतीय जनता पार्टी को कुछ डैमेज कर सकते हैं, कुछ आगे उसको रोक सकते हैं। यहीं से सर मेरा सवाल है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में जो सियासी खेल चला, उसमें जो शिवसेना इतनी बड़ी पार्टी, और आपने किताब में लिखा भी है, लेकिन उसके बाद स्थितियां बदल गई। जो आपने लिखा किताब में, उसके बाद स्थिति बदल गई। आपने लिखा कि शिवसेना के बिना वहां सरकार के बारे में नहीं सोच सकते, और पिछले 2.5 दशक से वो एक तरीके से ठीक भी है। लेकिन शिवसेना की सरकार जैसे गई, एमवीए गवर्नमेंट जैसी गई, और अभी हाल ही में जब राष्ट्रपति चुनाव है और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको भी 2 साल रह गए हैं, तो इसमें महाराष्ट्र में जो अभी सियासी खेल चला, उठा पटक चला, उसमें एक साझा विपक्ष जो एक साथ आने की कोशिश कर रहा था, चाहे ममता बनर्जी इधर से कोशिश कर रही हो, उसके लिए कितना बड़ा सेटबैक आप देखते हैं महाराष्ट्र में जो हुआ? नहीं, वो सेटबैक उसके लिए नहीं है। वो सेटबैक क्या हो सकता है महाराष्ट्र के लिए तो सेटबैक हो सकता है, बाकी उसका कोई राष्ट्रपति चुनाव या 24 के चुनाव से उसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होगा। वो फायदा अगर पहुंचा सकता है तो एनडीए को पहुंचा सकता है, और वो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत शिवसेना को के बारे में ये जब भारतीय जनता पार्टी को हो गया कि वो पार्टी अब उनके साथ भविष्य में कभी नहीं आ सकती। जो हालात हैं, कम से कम 5-10 साल तो जिस तरीके की तनाव हो चुके हैं, नहीं हो सकता वो उसका। तो शिवसेना के दुर्भाग्य ये रहा कि शिवसेना का जो मुद्दा हिंदुत्व का था, उसी मुद्दे को उसी तरीके से एकनाथ शिंदे ने ले करके, हिंदुत्व वाला था, उन्हीं का नाम ले करके, शिवसेना तो है ही ना। ठीक है कि शिवसेना पर कब्जा किसका है, अभी ओरिजिनल कब्जा किसका है? मेरा अभी भी मानना है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही फाइनली, हो सकता है तकनीकी रूप से चुनाव आयोग कुछ और अभी फैसला कर दे, कुछ उसमें निशान उसका हट जाए, चुनाव आयोग दोनों को रद्द कर दे। ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा जो रणनीति का खेल है, तोड़ने का खेल है पार्टी को, एकनाथ शिंदे का काम जो होगा, एकनाथ शिंदे को सत्ता देने का खेल है, वो यही है कि वो ताकि शिवसेना का जो विस्तार हो चुका है, उसके जो विधायक तो आपने कर लिए, उनके मन में लालच कुछ और किस्म का है, लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो वहां कार्यकर्ता कैसे होता है, महाराष्ट्र का कार्यकर्ता ज्यादातर जो नीचे का था, मुंबई का, कोंकण का, वहां मकान लेने का, जमीन जायदाद के विवाद निपटाने का काम ही लोगों का हुआ था। उनके पास एक रोजगार का साधन होता था। अब वो लोग उद्धव ठाकरे की शिवसेना में रहेंगे तो शायद उतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, सरकार में रहेंगे धड़ते उधर आ जाएंगे, तो उनको कुछ लाभ भी होगा वहां पर। तो अब वो कार्यकर्ता तोड़ने का काम है। तो मूल भावना ये है राजनीति की कि इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, उस प्रक्रिया में लगे हुए। तो जो रणनीति, और अब राजनीति चाहे वो क्षेत्रीय दलों की हो चाहे राष्ट्रीय दलों की हो, वो शतरंज का खेल है। वो खेल जिसमें एक घर का खेल नहीं होता, पैदल चलने वालों को कोई खेल नहीं है। यहाँ घोड़े का खेल है, यहाँ हाथी का खेल है, 4 घर 2.5 घर आगे क्या चला जा रहा है, इसका खेल है। तो राजनीति की इस खेल में, शतरंज के इस खेल में क्षेत्रीय दल कितना आगे जा पाएंगे? अब आप सोचो, उत्तर प्रदेश है जहां सबसे बड़ा स्टेक है, 80 सीटें हैं लोकसभा की। अखिलेश यादव क्या और करेंगे, कितना कॉन्सोलिडेट करेंगे? जो 37% अभी उनके पास वोट बैंक है, ये तो समझा नहीं जा रहा था, इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो वो ये छोटी जातियां और कितनी पकड़ पाएंगे? क्या वो जातियां भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को तैयार होगी? क्या सुहेल देव पार्टी जो है वो इनको आसानी से जाने देगी? अभी से सुहेल देव उनसे विपक्ष में आ गए हैं सपा के, तो वो क्या ऐसा उम्मीद की जा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे ताकि और अपना बड़ा विस्तार करें? तो वहां अब बहुत मुश्किल है आगे की लड़ाई सपा के लिए। सपा का समीकरण जो था मुस्लिम और यादव वाला, वो पूरा हो गया, कुछ और दल ले लिए,
37% पे आगे जाना बहुत मुश्किल काम है। भारतीय राजनीति में जो पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है, दो बड़े नेता उभर रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी है अपोजिशन में, और एक तरफ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं। तो भविष्य में ये दोनों पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी, ये मतलब भारत की तीसरी पार्टी है जिसकी 2 राज्य में सरकारें बनी है, जो गैर कांग्रेस गैर भाजपा की बात करें तो ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर आप कैसे देखते हैं, और इधर आम आदमी पार्टी जो अपनी धीरे धीरे रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इसको आप नेशनल लेवल पे कैसे देखते हैं इन दोनों नेताओं को अभी हाल के? देखिए, अभी तक की स्थिति और जो हालात हैं, ममता बनर्जी की पार्टी केरल, पश्चिम बंगाल, केरल या कुछ जो वामपंथी इलाके हैं वहां तक ही रहेगी। और मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा चमत्कार और परिवर्तन नहीं दिखता है कि उनका प्रभाव क्षेत्र 50-55, मैं ममता बनर्जी की सीटों के, पश्चिम बंगाल की सीटों को मिला करके 50-55 लोकसभा सीटों से ज्यादा उनका प्रभाव कहीं देखने को 50 से मिलेगा जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति, उन्हें जो मौका मिला और जो उन्होंने करा सीखा, पहले संगठन के तौर पर, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया है। दिल्ली की 7 सीटें, पंजाब की 13 सीटें से जीतने के बाद में, मतलब राज्य को जीतने के बाद, 13 सीटें नहीं जीतने की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की तो 7 सीटें उनके पास है, पंजाब की तो एक भी लोकसभा की सीट नहीं है फिलहाल। तो एक संगरूर से जो मान की सीट थी, भगवंत मान की, वो भी खो चुके हैं। तो अब दो ये हो गए, और फिर अब आगे जाने की स्थितियां हैं, जहाँ गुजरात है, जहाँ मध्य प्रदेश है, जहाँ बिहार में भी जाना चाहते हैं, लेकिन या हिमाचल है, हरियाणा है, तो इनके लिए संभावना है। लेकिन इनके लिए संभावना तो है, उस संभावनाओं में ये देखना होगा कहाँ डायरेक्ट फाइट में आते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो हुआ बुरा हश्र, वो हम सब जानते ही हैं जी। लेकिन गुजरात में क्या वो कांग्रेस को हटा करके नंबर 2 की पार्टी बन पाएंगे या नंबर 1 की पार्टी बन पाएंगे? सूरत में अपना नगर निगम में अपना कब्जा होना एक दूसरी चीज है, लेकिन पूरी राज्य में कब्जा होना एक बिल्कुल अलग मामला है। और भारतीय जनता पार्टी भी उसी रणनीति के तहत काम कर रही है। हार्दिक पटेल जो 25 लाख की तथाकथित रैली एक दौर में कर लेते हैं, वो हार्दिक पटेल जो कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस का पूरा चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से बहुत बहुत शानदार टक्कर देते हैं, वो हार्दिक पटेल तो भारतीय जनता पार्टी में है। जी बिल्कुल। तो 3-4% भी खेल अगर वो करने में सक्षम हो गए तो क्या होगा? अरविंद केजरीवाल एक नई सोच के नेता हैं, नए तरीके से आशाओं उम्मीदों के हैं, बिजली पानी फ्री करने वाले नेता हैं, नए सिलसिले से लाने वाले नेता हैं, तो वो एक अलग ध्वनि है। अब इस ध्वनि में कितने आगे तक वो जाते हैं, ये एक देखने का सवाल है, कहाँ जा पाते हैं, और भारतीय जनता उनको कितना स्वीकार करती है, ये एक देखने का सवाल है। मुझे लगता है कि 2024 में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं भी होती है तो अरविंद केजरीवाल के पास अभी बहुत लंबा समय है जी। उनकी राजनीति का समय बहुत ज्यादा है, अभी 20 साल राजनीति और कर सकते हैं कम से कम। वो एक इंडिविजुअल के तौर पर, आम आदमी पार्टी के एक इंडिविजुअल के तौर पर, क्योंकि उन्हें रणनीति बहुत अच्छी आती है करना, उन्हें चीजों को संभालना आता है, कहाँ क्या इस्तेमाल होना होता है वो आता है। तो बट जहां तक ममता बनर्जी की पार्टी का सवाल है, उनका तो वो नेचर ही नहीं। एक तो ये समझ लेना चाहिए हम सबको कि पश्चिम बंगाल का वोटर का नेचर बिल्कुल अलग किस्म का है। वो एक तरफा वोट का नेचर है उसके पास में। वो अगर उसको लगता है, आपको आज से 10-15 साल पहले तक किसको अंदाजा था कि वामपंथी पार्टियों को एक सीट नहीं मिलेगी? बिल्कुल। किसको अंदाजा था कि आज उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में आज एकमात्र अभी तक एक विधानसभा में भी एक ही, तो एक सदस्य था, वो भी अब रिटायर हो गया, तो बचा क्या है? जी बिल्कुल। तो
वहां पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल अलग किस्म की है, और वो अलग किस्म की होने की वजह से उसका एक फायदा भी है और एक नुकसान है। नुकसान ये है कि आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते। जी बिल्कुल। आपकी वो जो 42 सीटों का खेल है वहीं तक सीमित रहते हैं। एक आध सीट हो सकता है त्रिपुरा में कहीं हो जाए, एक और कहीं और हो जाए, बट वो नंबर 50 से ज्यादा मुझे मतलब लड़ने वाले नंबर, जीतने वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़ने वाले नंबर। जीतना तो बहुत दूर की खेल वाली बात है, कितनी होती है अभी जो है उससे 5 सीटें बढ़ेंगी, 10 सीटें बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी ये वक्त बताएगा, हालात बताएंगे। लेकिन वो विस्तार कितना हो पाएगा और वो राष्ट्रीय विस्तार हो पाएगा, इसीलिए टीएमसी के सामने उस तरीके की बाधाएं हमेशा रहेंगी। राष्ट्रीय विस्तार का मतलब राष्ट्रीय दल के तौर पर विस्तार नहीं, राष्ट्रीय विस्तार कितना हो पाएगा वो हमेशा बाधाएं उसके सामने रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने विस्तार से हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत आभार आपका कि आपने इस सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का जो प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है उसको आपने पढ़ा, आपने इसके सब बातों को समझा। और ये किताब मुझे भी शुरू में नहीं लग रहा था, लेकिन अब लगता है ठीक है, हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें पुरानी हो जाएं साल भर में, या अभी भी आपको जैसे शिवसेना का चैप्टर नया हो गया है तो थोड़ा सा इसका जो अंग्रेजी वर्जन आ रहा है उसमें सब परिवर्तन किए जा रहे हैं उसको, और इसका इंग्लिश वर्जन भी आ रहा है, और इतने ही मुझे उम्मीद है कि इतना ही उसको स्वागत उसका होगा, और तो ये हो सकता है। लेकिन इस किताब में जो सबसे बड़ी बात है जो जो शायद और जगह नहीं मिलेगी, राष्ट्रीय दलों का तो है ही, फिर हमने जो उसका क्लासिफिकेशन किया है, नेहरू के काल तक का एक अलग चैप्टर है जिसमें उस दौर की कितनी पार्टियां आई, छोटी बड़ी मिला के सब कुछ है। फिर उसके बाद इंदिरा के काल तक का है, फिर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंह राव का है, फिर उसके बाद में अभी ये हो जा रहा वो है। तो इस तरीके से बाइफर्केशन में एक एक पार्टी के बारे में कोशिश है। और तो और छोड़ दीजिए आप, अमरिंदर सिंह के बारे में भी, अमरिंदर की पार्टी जिसको जो पिछला चुनाव हुआ था राज्य का, जिसको 80-82 हजार कुछ टोटल वोट मिले थे, 3 आदमियों की सिर्फ जमानत नहीं जब्त हुई थी, उसका भी मैंने अंग्रेजी में एक पैरा लिखा, और ये लिखा है कि मेंशन लायक नहीं है लेकिन इनका है। जी बिल्कुल। तो पूरा विस्तार से आपने जिक्र किया है अलग अलग पार्टियां, जो अभी तक बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियां रही हैं, वो सारा लेखा जोखा है इस किताब में। और जो भी भारतीय राजनीति को समझना चाहता है, उसकी पार्टियों का संरचना क्या रहा है, उसका ढांचा क्या रहा है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है ये, और सभी को पढ़नी चाहिए। हम अपने पाठकों से अनुग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे कि ये किताब वो पढ़ें, और हमारे अगले अंक को सुनने के लिए, हमारे अगले अंक को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले हफ्ते हम एक और नई किताब पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आभार आपका, बहुत आभार।